एडवोकेट एक्ट 1961 को रिप्लेस करने के लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एडवोकेट के राइट को अपने कंट्रोल में करना चाह रही है और एडवोकेट समाज जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के इस काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करी। आखिर वो क्या क्या पॉइंट है जिसमें चेंजेस की जा रही है। एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। सो इसमें एडवोकेट जो पूरी तरह से अपने एडवोकेसी के प्रोफेशन से जुड़े होते थे और किसी अदर फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करते थे, अगर वो किसी अदर फील्ड से जुड़े होते थे और रेगुलर एडवोकेट वो माने नहीं जाते थे, ठीक है। बट अब इस बिल में आप देखोगे कि ये क्या कहता है कि जो भी किसी प्रकार के कॉरपोरेट फर्म के साथ काम कर रहे हो या बैंक पैनल एडवोकेट हो या और अगर किसी भी लीगल वर्क में इंगेज हो, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, स्टैच्यूटरी बॉडी के साथ हो जुड़े या फॉरेन लॉ फर्म के साथ इंगेज हो, तो वो सारे को ये लीगल प्रैक्टिशनर के डिफिनेशन में अब वो अकॉर्डिंग टू दिस बिल वो आएंगे। अब ये बिल क्या कहता है, अब यहाँ ये जो है ये बार बॉडी में इलेक्शन लड़ने का राइट इन ये एलिजिबल नहीं, पहले जो थे ये एलिजिबल नहीं थे, अब अकॉर्डिंग टू दिस बिल ये एलिजिबल हो जाएंगे, इन्हें भी एडवोकेसी का पूरा दर्जा मिलेगा और राइट्स मिलेंगे। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत इन्हें रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं कहा जाता था, बट अब अकॉर्डिंग टू दिस बिल ये भी रेगुलर प्रैक्टिशनर के दायरे में आ जाएंगे। सो ये बिल कहीं ना कहीं वकीलों के लिए एक चिंता का विषय है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मैंडेटरी बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या कहता है, अभी तक का आपके पास क्या आप करते थे, किसी भी बार स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते थे, उसके बाद AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप अपने बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते थे और इसके बाद जितने भी बार एसोसिएशन है वहाँ आप अलग अलग जगहों पर जाकर अपने अपने केस लड़ सकते थे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बिल अब आप जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो और आप अपने जगह को चेंज करना चाह रहे हो तो 30 डेज के अंदर वहां के बार एसोसिएशन के लोकल बॉडी से वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और पुरानी बार एसोसिएशन में को भी नोटिफाई करना होगा 30 डेज के अंदर और आप एक ही जगह पर वोट कास्ट कर सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं होता था। अब थर्ड पॉइंट क्या राइज हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड बायकॉट, जिसका सबसे ज्यादा विरोध एडवोकेट्स इसी सेक्शन का कर रहे हैं जो 35A है। अब ये क्या कहता है, जिसकी वजह से एडवोकेट में आक्रोश है, इसके अकॉर्डिंग एडवोकेट्स के स्ट्राइक की पावर को ही खत्म की जा रही है। अब एडवोकेट किसी बात की आपत्ति पहले जताने के लिए वो क्या करते, स्ट्राइक करते थे, पेन डाउन करते थे, बट ये जो सेक्शन 35 है ये पूरी तरह से ये कहता है कि बिना BCI के परमिशन से अगर आप स्ट्राइक पर बैठते हो और इससे कोर्ट के काम पर बाधा आती है तो ऐसे केस में एडवोकेट पर 3 लाख तक का जुर्माना और परमानेंट लाइसेंस उनका रद्द कर दिया जाएगा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो ये एडवोकेट के लिए एक चिंता का विषय, आक्रोश का विषय है, जो कि बिल्कुल एडवोकेट्स के लिए गलत है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, गवर्नमेंट ओवरसाइट। अब देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जितने भी मेंबर्स होते थे वो इलेक्शन बेसिस पर आते थे, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स ऑफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। बट ये भाई कैसे हो सकता है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ से पावर आ गई कि BCI के मेंबर जो है आप डायरेक्ट अपॉइंट करो। सो पहले BCI के मेंबर इलेक्शन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुने जाते थे, अब ये अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से आप करने लगे, तो ये एक चिंता का विषय एडवोकेट्स के लिए। लाइबिलिटी फॉर मिसकंडक्ट, सेक्शन 45B ये कह रहा है इसके अंदर। अब ये कहता है कि क्लाइंट जो एडवोकेट के अगेंस्ट में मिसकंडक्ट का एप्लीकेशन भी फाइल करके उन्हें जेल में डलवा सकते हैं और आपको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो तो उसको रिकवरी भी करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है जो सरासर एडवोकेट के लिए रॉन्ग है, ये सेक्शन बिल्कुल गलत है। सो फॉर्म इन इनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ, अब इसमें क्या होता है,
था। आप पहले क्या करते थे, आपके स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करके और आपसे फीस लेकर और सारी डिग्रीज वगैरह चेक कर कर आपको एनरोलमेंट आपका कर दिया जाता था। बट इस बिल के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, एआईबी का पेपर जैसे जैसे होता है वैसे ही स्टेट बार काउंसिल भी अपने अंदर से इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और इसको पास करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद फिर एडवोकेसी का लाइसेंस आप तभी ले सकते हो। अब ये भी एक चेंजेस कर रही है सरकार इस बिल के तहत। इलेक्ट्रल एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन बार काउंसिल। अब इस बिल के तहत बार काउंसिल में इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन जो बनाई जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाएगी। मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होगी बार में इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। भाई ये कहाँ से आ गया, अब नया एक ये भी प्रोविजन इसमें जोड़ दिया गया है। अब डिसिप्लिनरी रिफॉर्म एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, अगर कोई भी अधिवक्ता मिसकंडक्ट या डिसिप्लिनरी एक्ट का वायलेशन करता पाया गया तो उस पर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या उसको जेल भी हो सकती है, और इतना ही नहीं, उसके लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, एडवोकेट के पावर को कहीं ना कहीं कम कर रही है। ठीक है, तो इससे भी क्या है, उनका एडवोकेट का राइट जो है वो कहीं न कहीं कर्टेल हो रहा है। अब 9th पॉइंट क्या कहता है, इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस। अब इसमें ये बिल कहता है कि आप गरीबों को या बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन जो है जस्टिस दिलाने के लिए अपनी फ़ीस कम करें। तो ये सरकार तय नहीं करेगी कि हमने एडवोकेट्स को क्या फ़ीस लेने हैं, कौन से एडवोकेट कितनी फ़ीस तय करेंगे। ये सरकार को कहीं पावर नहीं है कि आप इसकी फ़ीस तय करें एडवोकेट्स की। 10 पॉइंट क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेक एडवोकेट्स। ये तो चलो सही है, समवेयर कि जितने भी फेक लॉयर्स हैं उनके लिए बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर बहुत सारे फेक लॉयर्स जो है उनको हटा रही है। थोड़ी सी परेशानी रेगुलर लॉयर्स को भी हो रही है क्योंकि उन्हें भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, बट ये कहीं ना कहीं सही है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस बिल के तहत जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं एडवोकेट के राइट को कर्टल कर रही है और उस पूरा का पूरा आधिपत्य अपने अपने कंट्रोल में पूरा जो है वो पूरा अपना कंट्रोल चाह रही है इस बार एसोसिएशन पे, कह सकते हैं। तो इसी को लेकर एडवोकेट्स में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश आक्रोश भरा है।